अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 3 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और वॉल्यूम जो है वो 367 मिलियन का हुआ है। लास्ट डे 423 मिलियन का था। थोड़ा सा कम हो रहा है वॉल्यूम। मार्केट भी थोड़ी थोड़ी आप समझ लें कि थक चुकी है पेनी स्टॉक्स में काम करके। बहुत अच्छे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा। ये मेरे लिए परेशानी है कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो किसी लिस्ट में आ नहीं रहे। वो अपनी एक लेवल को मेंटेन तो कर रहे हैं, बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो अच्छे आइटम्स हैं उनके अंदर कोई ख़ास ट्रेडिंग मुझे नज़र नहीं आ रही। सिर्फ पेनी स्टॉक्स में काम हो रहा है और आज वॉल्यूम 367 मिलियन का है। उसके बाद वैल्यू की बात करें तो 28 बिलियन का काम हुआ है। ठीक है जी, कल हुआ था 27 बिलियन का, आज 28 बिलियन का काम हुआ है। वॉल्यूम के गिरने के बावजूद अगर काम होता है, वैल्यू बढ़ती है, तो इसका मतलब है कल से आज थोड़े से बेहतर स्टॉक्स में काम हुआ है। सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर और सीमेंट सेक्टर आज जो है वो सरे फहरिस्त रहे हैं। मार्केट में ज़्यादा तकरीबन 250 पॉइंट इन्होंने ऐड किए हैं और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की है उसमें आइलैंड गैस कंपनी, एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 123 पॉइंट माइनस हुए हैं और पावर जनरेशन 88 पॉइंट। कमर्शियल बैंक 64 पॉइंट जो है वो सेक्टर्स की बात हो रही है, इसमें इन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। कंपनीज की बात करें तो सिस्टम, लकी सीमेंट, बैंक ऑफ पंजाब पहले नंबर पे हैं और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें हब पावर, मिजान बैंक, पीपीएल थोड़ा थोड़ा इन्होंने भी हाथ डाला है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में। सीधा चलते हैं जी स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आज ए और ए प्लस, जो ए प्लस में स्टॉक्स हैं एटलस होंडा, बैंक ऑफ पंजाब, जीसीआईएल, जेवीडीसी, नेटसोल, सासगार, टीआरजी और डब्ल्यूटीएल। तो ये स्टॉक्स हैं जी ए प्लस में और ए प्लस में और ए में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। ए सिर्फ ए की बात करें तो 31 है और 31 एंड 38, 39 स्टॉक्स हैं ए और ए प्लस में। अच्छा, WTL पहले नंबर पे चल रहा है वॉल्यूम वाइज और इसमें कुछ आस्ता आहिस्ता बढ़ोतरी भी नज़र आ रही है। और MDTL सेकंड नंबर पे, बैंक ऑफ पंजाब तीसरे नंबर पे। बैंक ऑफ पंजाब ने जी ट्रेमेंडस किस्म की परफॉर्मेंस दी है और पेस चौथे नंबर पे, टेलीकार्ड छठे नंबर पे, DCL सातवें नंबर पे, सिनर्जी आठवें नंबर पे, TRG 11वें नंबर पे। TRG की परफॉर्मेंस आप देख लें और PRL 12वें नंबर पे। तो सबसे ज़्यादा इशू जो है वो यही है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि लोग काम कैसे करें, अपनी कैटेगरी को डिसाइड नहीं कर पाते कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, लॉन्ग टर्म ट्रेड करें, क्या करें। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो लोगों को जाने देती नहीं है। मार्केट का एक सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट जो है वो हर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरफ लुभाती है, शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरफ माइल करती है। स्टॉक मार्केट की चाल ऐसी है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मीडियम टर्म ट्रेडिंग को ज़्यादा जो लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और मीडियम टर्म ट्रेडिंग की तरफ होते हैं। गो कि उनका माइंड नहीं होता, स्ट्रेटजी नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इस तरफ लोग माइल होते हैं और स्टॉक मार्केट की जो मूवमेंट है वो उसको लोगों को बाहर नहीं जाने देती। तो आज ए में जो स्टॉक नए आए हैं उनमें गाल है, ILP, मैपल लीफ सीमेंट, वेव्स ऐप, सिस्टम, GHNI और PRL है। डायरेक्ट ए प्लस में कोई स्टॉक नहीं आया। ए से ए प्लस में स्टॉक्स गए हैं GCIL, JVDC और नेटसोल। सबसे पहले स्टॉक को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं और साथ साथ नफ्सियात को भी डिस्कस करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो इशू होता है ना वो नफ्सियात की तरफ से होता है। बहुत सारे लोग फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इज़ गुड, टेक्निकल एनालिसिस बेहतरीन, कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ पे है? मसला ये है कि जब आप किसी भी एजुकेशन को या किसी भी पॉलिसी को आप 100% कहते हैं कि यार ये काम करती है। 100% कोई भी चीज़ काम नहीं करती। हर चीज़ अपनी जगह पे ठीक है, उसको समझने की ज़रूरत है। मैं एक बात करता हूँ, एक स्टॉक है वो 100 रुपीज़ का चल रहा है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस आप करते हैं, बेहतरीन फंडामेंटल एनालिसिस है, आप मतलब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, सब कुछ ठीक काम कर रही है, लेकिन मार्केट गिर जाती है किसी वजह से। ठीक है, 2000 में भी मार्केट गिरी, 2008 में भी गिरी, 2012 में भी गिरी, 2016 में भी गिरी, 2020 में भी गिरी।
स्टॉक्स 50, 60, 70% डिस्काउंट पे मिल रहे थे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन क्यों मतलब एक ऐसी कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो 60%, 50% क्यों गिर जाती है? जब फंडामेंटल एनालिसिस आपने किया, कंपनी को आपने सेलेक्ट कर लिया और आपने उसके अंदर बाइंग कर ली, उसके बाद कंपनी 50% नीचे चलेगी। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल एनालिसिस में कोई इशू है, या आपने कोई टेक्निकल एनालिसिस किया और आपने कोई चीज़ कोई स्टॉक बाय कर लिया और वो स्टॉक नीचे चला गया और आपको नुकसान हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस आपने गलत किया था। अगर सही किया तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस आपने किया और सारे जो पॉइंट्स थे पूरे किए, फिर भी स्टॉक नीचे चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस में इशू है। ये मार्केट ही ऐसी है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लें और कई दफ़ा टेक्निकल एनालिसिस भी अच्छा आप कर लें तो आपको नुकसान हो सकता है। यह चीज़ ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक वहाँ से ऊपर जाए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो क्यों नए आने वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और मैं उनसे बात कर करके मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरी बातों से भी आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि किसको समझाऊँ किसको ना समझाऊँ, बड़े मसले मसाइल है मेरे लिए। अच्छा जी, हम GCIL की बात करें सबसे पहले, केस स्टॉक। तो GCIL को आप देख लें जी। अब क्या बताऊँ मैं आपको, लास्ट इसकी जो एंट्री बनी थी मेरे पास, आप देख सकते हैं 26.97 GCIL गनी केमिकल, अभी चल रहा है 35 रुपये। एंट्री हमारी डेली टाइम फ्रेम पे ये एंट्री बन चुकी थी। इसके बाद जब वो ऊपर जाना शुरू किया, अप ट्रेंड में है भाई, आप बाय किसी भी टाइम बाय कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, ना ही स्टॉक को इशू है ना मार्केट को इशू है। अभी यहाँ तक देखिए, यहाँ पर आप ऊपर का अगर आप मिटा दें, ये चीज़ आप मिटा देते हैं फर्स्ट के ऊपर, जहाँ से मेरा कर्सर है उसके ऊपर मार्केट ऊपर गई है, इसको आप हटा दें, तो जब यहाँ पर था, जहाँ पर मेरा कर्सर है मार्केट, यहाँ पे भी आपको ये लग रहा होगा यार बहुत बढ़ गई है मार्केट, उसके बाद भी देखें कितना ऊपर चलेगी मार्केट। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में हो तो बस ठीक है, अप ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अप ट्रेंड में है, मार्केट ने और ऊपर जाना है, हमने यही फ़र्ज़ करके चलना होता है। अगर ये फ़र्ज़ नहीं करेंगे तो फिर आप स्टॉक मार्केट में मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं कर सकते कम से कम आप, ठीक है। तो GCIL तेज़ है जी, और अगर जब हमारी एंट्री पॉइंट से जब बहुत स्टॉक ऊपर निकल जाता है जहाँ पर हमने एंट्री लेनी होती है TKT के अंडर, तो फिर हम आवरली चार्ट में चले जाते हैं और उसके बाद आवरली चार्ट में हम अपनी एंट्री को ढूंढते हैं। तो आवरली चार्ट में अभी लेटेस्ट एंट्री बनी है जी इसकी 65 की RSI क्रॉस नहीं हुई। मैं आवरली चार्ट में 65 की RSI क्रॉस होगी तब हम इसको बाय करेंगे। और लास्ट जो हमारी 65 की RSI जो हमारी क्रॉस हुई थी वो भी माशाल्लाह, देखिए इसमें GCIL ने तो मौका ही नहीं दिया। GCIL ने तो मौका किसी सूरत में दिया ही नहीं। तकरीबन इसने दिया मौका हमें बिल्कुल 4 सितंबर को आवरली चार्ट में दिया था मौका। उसके बाद तो आवरली चार्ट में भी इसने हमें मौका इस तरह नहीं दे सका अभी तक ये, ठीक है। अब आके इसने उसके बाद अब आके इसने अब हमें दोबारा मौका दिया है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाए तो आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह आप एंट्री कर सकते हैं GCIL के अंदर। और सबसे पहले तो भाई बता रहा हूँ भाई कि बार बार डेली, अब तो मुझे शर्म आती है बार बार चीज़ें रिपीट करते हुए, कि आपकी वॉच लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि नए लोग भी आके जुड़ते हैं चैनल के साथ। तो और दूसरी बात, जो पुराने लोग भी हैं उन्होंने भी वॉच लिस्ट तो बनाई कोई नहीं है। कितने लोग होंगे, कुछ परसेंटेज होगी जिन लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट बनाई होगी और वॉच लिस्ट के ऊपर काम करते होंगे। तो वॉच लिस्ट नहीं बना रहे आप तो काम कैसे आगे चलेगा। फिर JVDC की बात करें, A+ में आ गया है स्टॉक। तो JVDC में भी हमारी एंट्री जो हुई थी, ट्रिगर हुई थी, वो हुई थी 89.01 पे, अभी 91.77 चल रहा है, कोई ख़ास ऊपर गया नहीं है, ठीक है जी। तो अब ये लेटेस्ट जो एंट्री हमारी बनी है वो बनी है 90 पे, अभी 91.77 चल रहा है। तो अगर आप JVDC में काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। 2 दिन से वॉल्यूम भी इसका अच्छा है। इसके बाद ये नेटसोल तो वैसे अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल इसकी जो देखें अप ट्रेंड में कैसे चल रहा है, 45 की मूविंग एवरेज से जब थोड़ा गैप आ जाता है प्राइस में, काफ़ी जब गैप आ जाता है, बिल्कुल जुड़ के चल रही हो तो हम कहते हैं कि अभी वो अपना ट्रेंड डिसाइड कर रहा है या कुछ कर रहा है। लेकिन जब वो गैप आ जाता है, 45 की मूविंग एवरेज में गैप आ गया, फिर आपकी 45 की मूविंग एवरेज में गैप है, फिर 200 की मूविंग एवरेज में ज़्यादा गैप है, प्राइस और इस लाइन का ज़्यादा गैप आ जाता है,
तो इस लाइन से हम अंदाज़ा करते हैं कि वो अप ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। कोई खास आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन से गैप चेक कर लें, अगर ये गैप है इसके अंदर तो इसका मतलब है अप ट्रेंड में। सिंपल। जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं होता नीचे की तरफ स्टॉक का ट्रेंड हम नहीं समझते कि स्टॉक जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में अभी गया है। जब तक ये 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है डेली टाइम फ्रेम पे मैं लगाना चाह रहा था, तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी आप देखेंगे, ये देखें यहाँ से ऊपर गया नेट सोल, उसके बाद वो नीचे आया, चुपक के चलना शुरू हुआ। जब चुपक के चलना शुरू हुआ तो वहाँ पर हम कहते हैं कि यार ये डिसाइड कर रहा है। यहाँ से ये इसने देखें 45 की मूविंग एवरेज तोड़ी, तो अब हमने समझा कि यार अब ये अपना ट्रेंड चेंज करेगा। ट्रेंड चेंज नहीं किया, 2-4 कैंडल्स के बाद ये वापस आना शुरू हो गया ऊपर। उसके बाद अब दोबारा 45 की मूविंग एवरेज इसने क्रॉस की है, और अभी जो हमारी बाइंग बनती है वो बाइंग बनती है 154.90 के ऊपर। जब जाए आप बाइंग कर सकते हैं। एक दफ़ा आज ये जा चुका है, अगर आपने बाइंग नहीं की तो अभी आपके पास चांसेस हैं। अगर आप नेट सोल में काम करना चाहते हैं, काम भी इसका अच्छा खासा हो रहा है। लास्ट अगर पिछले जुलाई के महीने से देख लिया जाए या पिछले 4-5 दिनों से देखें तो इसका काम भी अच्छा खासा हो रहा है। आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर ये 154.90 क्रॉस करता है तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अच्छा जी, इसके बाद गाल है जी। गाल भी तेज़ी में है, इसके बारे में मैं क्या बताऊं। ए में तो आया है आज, बट ये ऑलरेडी सुपर ट्रेंड में चल रहा है। देख रहे हैं आप, चार्ट को देखते हैं, 45 की मूविंग एवरेज और प्राइस में देखें कितना वाज़े फ़र्क लेके चल रहा है। तो इसके अंदर सुपर ट्रेंड में चल रहा है, अब अप ट्रेंड में चल रहा है। सुपर ट्रेंड ना भी बोलें तो अप ट्रेंड बोल सकते हैं कि भाई अप ट्रेंड में है। बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है कि 45 की मूविंग एवरेज और प्राइस के अंदर, कैंडल्स के अंदर देखें गैप है, तो सामने नज़र आ रहा है। कोई ख़ास इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है नहीं। और इसके अलावा इसके अंदर जो हमारी बाइंग ट्रिगर हुई हुई है वो हुई हुई है सर 450, आज 583 चल रहा है। 450 और 583 हम देख लेते हैं जी कितना फ़र्क आया इसमें। 29% का इजाफा इसके अंदर हो गया है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे इसने दोबारा फिर मौका नहीं दिया। बीच में कहीं पे भी आप इंटर हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब अप ट्रेंड में है कोई भी स्टॉक, आप कहीं ना कहीं इंटर हो सकते हैं, बट मेरी स्ट्रेटेजी में ये हम इंटर नहीं होते। अगर वो एंट्री पॉइंट निकल जाता है 5% के अंदर है तो फिर हम इंटर हो जाते हैं। 5% क्रॉस कर गया तो हमारा, हम कहते हैं रिस्क बढ़ गया है, हम फिर आवरली टाइम फ्रेम पे आके उसको एंट्री लेते हैं। ये मैं बार बार हर चार्ट के अंदर मैं आपको बड़े वाज़े अल्फाज में बता रहा हूँ कि अब अगर ये 65 की मूविंग एवरेज क्रॉस करे तो तभी आप इसको बाय करें, अदरवाइज अभी वेट कर सकते हैं। गाल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। गाल अगर कल आवरली टाइम फ्रेम पे देखें, आपको मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी वीडियोस देखने के लिए आपको ना चार्ट को देखना, चार्ट का इस्तेमाल ऑपरेट करना आना चाहिए कि ग्राफ कैसे यूज़ होते हैं। ये बिल्कुल आप समझ लें कि बेसिक एजुकेशन है। चार्ट का इस्तेमाल करना, कैंडल्स क्या होती है, मूविंग एवरेज क्या होती है, RSI क्या होती है, ये अगर आपने सीखना है तो भाई आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। 4 वीडियोज़ हैं सिर्फ, वो देख लें, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, 2-3 दिन सख्त गुजरेंगे आपके, इसके बाद बिल्कुल नरमी हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नरम हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी बिल्कुल। सिर्फ 2-3 दिन की सख्ती बर्दाश्त कर लें आप, क्योंकि कोई भी नई चीज़ सीखने जाते हैं तो वो आपको माइंड रेजिस्ट करता है और उसके अंदर थोड़े से मुश्किलात आती हैं। अच्छा जी, गाल हो गया, JVDC। अच्छा, गाल ILP की बात करूं तो ILP भी आप देख लें भाई, तेज़ी में ही है। ILP जो है वो पिछले 4 दिनों से गिर रहा है, और हमारी जो बाइंग ट्रिगर हुई थी इसके अंदर, वो ट्रिगर हुई थी 75.72, तो इससे ऊपर ठीक है। 75.72 से ऊपर ठीक है। हाई लगा के आया 81.70, 76.72 इसका लो लगा है। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो फिर आपको आवरली चार्ट में ही जाना पड़ेगा। आवरली चार्ट में आपको मौका मिले तो जाएं। 65 की RSI क्रॉस हो तभी आपने बाइंग करनी है। 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। 65 की RSI क्लोज हो जिस कैंडल पे, उससे अगली कैंडल पे उस पिछली कैंडल के हाई के ऊपर आपने बाय करना है। ठीक हो गया जी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो स्टॉक्स जो हमारे वॉल्यूम वाइज जो बेहतर चल रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। उनमें MDTL है, बैंक ऑफ पंजाब तो आज लॉक है, ऊपर कैप था, उसको क्या डिस्कस करूं मैं। पेस है, टेलीकार्ड है।
टीआरजी को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि देखें कैसे स्टॉक जो है वो परफॉर्म कर जाता है और आपके हाथ से स्लिप हो जाता है। देखें टीआरजी अगर आपके वॉच लिस्ट में होता तो हमारी एंट्री बननी थी 63.94। हालांकि हमारी बी क्लास एंट्री बनी, लेकिन हम बी क्लास एंट्री भी लेते हैं। हमारी वॉच लिस्ट में अगर कोई स्टॉक आ जाता है तो हम बी क्लास एंट्री भी लेते हैं। 63.94 से ऊपर हमारी बाइंग बननी थी, अगले दिन हमारी बाइंग हो गई और आज आप देख लें कि 64 से स्टॉक जो है वो 77.50 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 77.50 और 64 21% का तकरीबन इजाफा हो चुका है। 21% बढ़ चुका है 3-4 दिनों में। तो इस तरह स्टॉक को पकड़ना आसान है, बट आपकी वो वॉच लिस्ट में हो तभी आप पकड़ सकते हैं। पेनी स्टॉक भी इसी तरह पकड़ सकते हैं भाई। पेनी स्टॉक के अंदर भी आपको थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ काम करना पड़ेगा। वो मैं एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो वो एक अलग स्क्रीनर मैं बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको वॉल्यूम वाइज थोड़े से चीज़ें जो हैं वो आपके सामने निखर के आएंगी। और कुछ कोशिश मैं कर रहा हूँ कि मैं कुछ 100 स्टॉक्स 50 स्टॉक्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से मैं आपको बताऊं। पेनी स्टॉक्स में भी मैं आपको अलग से एक स्टडी करके बताऊं, और जो स्टॉक्स हैं 0 to 10 उनकी अलग स्टडी होनी चाहिए। देखें ये बड़ा ही जो है ना काम जो है ये थोड़ा सा निटी ग्रिटी वाला काम आ जाता है कि मुझे 0 से 10 अगर आप स्टॉक्स की स्क्रीनिंग करें ना तो उसमें से स्टॉक्स निकलते हैं। इसी तरह 10 से 20 वाली कैटेगरी अलग है और 20 से 50 वाली कैटेगरी अलग है। इन 3 कैटेगरीज पे ना मुझे लगता है कि मुझे डिफरेंट तरीक़ों से काम करने की ज़रूरत है। कुछ सिस्टम के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। कि मैं टाइम का मसला है कि टाइम का वीडियो बनाने का भी मसला है। अभी मैं स्क्रीनिंग करके आपको मैं स्टॉक्स तो निकाल सकता हूँ 0 से 10 वाले, बट टाइम ऐसा है कि मेरे पास इतना ही टाइम होता है, 15-20 होते हैं, एक वीडियो में बना सकता हूँ। बहुत सारे काम है जो मैंने निपटाने होते हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम ऐसा बन जाए जिसमें हम स्क्रीनिंग कर सकें कि भाई 0 से 10 में अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हों तो वो उनको अलग से एक स्टॉक्स मिल जाएंगे। हाँ भाई ये स्टॉक्स हैं जिनको आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, जिनको वॉच कर सकते हैं, और या आप टिकटी को भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। बहुत मैं समझता हूँ कि अपना 10, 15, 20% अपना कैपिटल उसमें 15% कैपिटल डालें 0 से 10 वाले में, 15 कैपिटल डालें 10 से 20 वाले में, और इसी तरह 10%, 15% कैपिटल आप 25 से 50 वाले स्टॉक्स में डाल सकते हैं। इस तरीके से काम करेंगे तो हो सकता है कि आप जो पेनी स्टॉक्स में जो काम होता है जब तेज़ी आती है तो उसको भी आप कैच कर सकते हैं। तो सपोर्ट करते रहें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। कोशिश करूँगा कि मैं कुछ बेहतर करके जाऊँ आपके लिए। तो टीआरजी को आपके सामने ऐसे पीआरएल अभी नया कुछ लग रहा है, कुछ मामला चलना शुरू हुए हैं पीआरएल के अंदर। तो पीआरएल अभी आप समझ लें कि क्लोज नीचे हुआ है 200 मूविंग एवरेज से नीचे। एक दिन और देखना पड़ेगा इसको। अगर कल परफॉर्म करता है तो फिर ये इसकी बी क्लास एंट्री आपकी बन सकती है। ठीक है, पीआरएल के अंदर पीआरएल को आप निगाह में रखें। आज इसका वॉल्यूम बहुत हुआ है। पिछले 3, 4, 5, 6, 7 दिनों का एवरेज निकाला जाए तो आज 7 दिनों में जितना काम नहीं हुआ आज उतना काम हुआ है। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर नज़र आ रहा है। जो जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं होता, पैनिक बाइंग में नहीं करता। अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। रिस्क की बात है। देखें जिसने पैसे बनाए होते हैं ना वो रिस्क ले ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रिस्क लेना भी चाहिए। लेकिन जिसने पैसे नहीं बनाए तो भाई वो रिस्क ना ले तो मेहरबानी। अगर इतनी मार्केट गुजर चुकी है और आप पैसे नहीं बना सके तो आगे भी नहीं बना पाएंगे आप, क्योंकि अब सारी गेम ही सारी रिस्क की हो गई है। जो रिस्क ले सकता है वही पैसे बनाएगा। तो आपकी कैपेसिटी है रिस्क लेने की। देखें जिसने पैसे बनाए हुए हैं ना उसकी कैपेसिटी बनती है रिस्क लेने की। अपने पैसे लगा के रिस्क लेना मुझे तो समझ में नहीं आती। मार्केट से पैसे अगर आपने बनाए होते तो आप रिस्क ले सकते थे। एक ये भी सेगमेंट हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए सेगमेंट बहुत सारे हो सकते हैं। सेगमेंट ये भी हो सकता है कि जिसने पैसे बनाए हैं उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ, उनके लिए अलग स्टॉक निकालूँ। लेकिन मैं फिर डरता हूँ कि मेरी वीडियो तो सारे देखेंगे, ऐसे लोग भी देखेंगे जिन्होंने पैसे नहीं बनाए वो भी घुस जाएंगे।
तो मेरे लिए ना बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मुझे समझ में नहीं आती कि इन सारी चीज़ों को कैसे कैटर किया जाएगा, लेकिन कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं कैटर करके दूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। ये लिस्ट आपके सामने है जी, और टीकेटी आपके सामने है, तो स्ट्रेटजी आपके सामने है, उनको फॉलो करें और पैसे बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।